आज मनाया जा रहा है सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। प्रदेश भर में श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। तीन दिन चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 11 विधेयक हुए पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, मेडलिस्ट और प्रतिभावान खिलाड़ियों को ग्रुप सी की भर्तियों में 3% मिलेगा आरक्षण। लेह लद्दाख में बर्फबारी के कारण शहीद हुए जवान जोगेंद्र सिंह का आज रोहतक के पैतृक गांव सुनारिया कला में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हरियाणा में तापमान में हुई बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर से फिर से तापमान में गिरावट की संभावना जताई। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। देश विदेश में आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि खालसा पंथ के संस्थापक सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमेशा समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मानवता की सेवा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमें निरंतर प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर नमन करता हूं और मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद करता हूं। उनका अद्वितीय साहस हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि देश में फैली कुरीतियों को मिटाने हेतु दी गई उनकी शिक्षाएं सदैव हम सभी के जीवन का पथ प्रदर्शित करती रहेंगी। सिखों के गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज फतेहाबाद जिले में शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रद्धालुओं ने शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई की। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक अमरीक सिंह ने बताया कि इस पावन पर्व को लेकर संगतों में विशेष उत्साह पाया गया और श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारों में आकर माथा टेका व श्री अखंड पाठ के प्रकाश में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। युवाओं को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और आपसी प्रेम व सौहार्द बनाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। पूरे श्रद्धा उत्साह के नाल नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप किरपा करते हैं संगत से। ये बड़े संगती रूप में संगतां दा हड़ आया है। गुरु साहब ने अपना सरबंस वारता मानवता दे लिए भी धक्के ना कोई धर्म थोपिया जा सकता, ना कोई धर्म ਵਧਾਇਆ जा सकता है। सारे धर्म सत्कारयोग ने, धक्का किसी भी सारे धर्मों को मनण का सब नूं अधिकार है। उन्होंने अपना सरबंस वारता धक्के के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। गुरु साहब की कोई जर जोरू जमीन की लड़ाई नहीं सी। वहीं श्रद्धालु ने कहा कि वे सभी इस शुभ अवसर पर मिलकर कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी और दहेज प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं। तहे दिल से पालन करेंगे और भ्रूण हत्या, नशे के खिलाफ हम पालन करेंगे कि कोई भी आदमी गलत काम ना करे, उसकी शिक्षाओं पर चले। हमेशा इसका पालन करेंगे। यार चंगे राह पैना चाहिए, चंगे काम करने चाहिए, लोक भलाई के काम। माहौल बहुत वधिया है। की कहते हैं सारे, की कहते हैं अपना श्रद्धा अनुसार जा रहे हैं। नगर कीर्तन च वध चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संपन्न होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गांव में विकास कार्यों से संबंधित फाइलें अब पंचायत स्तर पर ही निपटाई जाएंगी ताकि जल्द काम हो और पारदर्शिता आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र सकारात्मक ढंग से संपन्न हुआ और इसमें 11 विधेयक पारित हुए। वहीं उन्होंने कहा कि मेडलिस्ट और प्रतिभावान खिलाड़ियों को ग्रुप सी की कुल भर्तियों का 3% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इन खिलाड़ियों को नौकरी केवल खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस समेत 4 विभागों में दी जाएंगी ताकि उनकी खेल प्रतिभा का सदुपयोग किया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगरा कैनाल के प्रदूषित जल से संबंधित आए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बताया कि सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को भी सहयोग करने के लिए लिखा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी STP आदि लगाकर पानी के शुद्धिकरण का प्रयास कर रही है। 4 विधेयक और पारित किए गए हैं, तो कुल इस सत्र के 11 विधेयक पारित होने का
एक जो बना है विषय स्पोर्ट्स पॉलिसी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स, इनका कोटा 3% का जो ग्रुप सी में है, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की नौकरियां किसी भी विभाग में दी जाएंगी उन सब संख्या का 3%, लेकिन दिया जाएगा केवल 4 विभागों में। वो 4 विभाग निश्चित किए हैं। वहाँ से अगर किसी और विभाग में कोई खेलों के उपयोग के नाते से जाना भी जाएगा तो डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। उसमें हमारा स्कूल एजुकेशन वहाँ भेजे जाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है। तो इस प्रकार के विभाग जहाँ खेलों का उपयोग ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को खेल सिखलाई कराई जा सकती है, तो ऐसे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और जो स्पेशल जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स के जो मेडल विनर्स हैं, वो सब वहाँ पर उनको नौकरी पूरा टोटल का 3% कोटे का ये दिया जाएगा। लेह लद्दाख में बर्फबारी के कारण शहीद हुए भारतीय सेना के जवान जोगेंद्र सिंह का आज रोहतक के पैतृक गांव सुनारिया कला में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना की 15 जाट रेजिमेंट में हवलदार जोगेंद्र सिंह की तैनाती लेह लद्दाख में थी। 15 दिसंबर को बर्फबारी के दौरान अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और बुधवार को उनका देहांत हो गया। परिजनों ने कहा कि उन्हें शहीद जोगेंद्र सिंह की शहादत पर नाज है। वे हमें बिल्कुल भी ये नहीं घबराने देते थे कि तुम सैनिक की पत्नी हो, किसी से डर के नहीं रहना, अपने दम पे अपने बच्चों के साथ रहना, इनकी रक्षा संभाल करनी है। हम देखिए जो उसका लड़का है वो भी देश की सेवा करें और जो बहुत देश के लिए बहुत अच्छा काम करें मेरे भाई ने, और भगवान करे जो हमारा लड़का है वो भी देश की सेवा में हम देखिए चाहें। रोहतक जिला प्रशासन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट मोहित मेहराना ने शहीद जोगेंद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार शहीद के परिवार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। लद्दाख में जोगेंद्र सिंह पोस्टेड थे, वहाँ पे लैंडस्लाइड के कारण इनका देहांत हो गया और आज राजकीय सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार किया गया है। और यहाँ पर आर्मी के, अपने गांव के और प्रशासन की तरफ से अधिकारी मौजूद हैं और राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। परिवार को आश्वासन देते हैं कि इनको पूरा सहयोग दिया जाएगा सरकार की तरफ। मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि आगामी दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों से हरियाणा और पंजाब में लगातार ठंड पड़ रही थी, मगर अब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हरियाणा में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। निदेशक ने कहा कि पिछले 24 घंटों में हिसार में सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर से तापमान में फिर परिवर्तन होगा और तापमान में गिरावट आएगी। निदेशक ने कहा कि 31 दिसंबर से अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में धुंध का प्रकोप लगातार बढ़ेगा। तापमान हिसार का रहा 4.8 डिग्री जो तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर पंजाब में देखें तो पंजाब का तापमान जो है वो आदमपुर का 3.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी जो अगले 2 दिन तक का नाइट टेम्परेचर में थोड़ी सी जो नॉर्मल से ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि जो अभी सिस्टम है वो थोड़ा सा अगले 24 घंटे तक परसिस्ट कर सकता है। लेकिन उसके बाद 31 तारीख से जो तापमान है वो दोबारा से जो उनमें गिरावट दर्ज की जाएगी। खास करके जो मिनिमम टेम्परेचर जो 3 से 4 डिग्री तक जो 31 तारीख को जो गिर सकते हैं, और जो दिन के तापमान है उसमें भी थोड़ी गिरावट रहेगी। और जो फॉग एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। जो फॉग है वो अभी जो अगले 24 घंटों में फॉग है वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही रहेगी, ज़्यादा फॉग नहीं पड़ेगी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र संचालकों के साथ संवाद किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को सभी जानकारी और सुविधा एक ही छत के नीचे मिले, इसके लिए किसान समृद्धि केंद्र बनाया गया। किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैनो यूरिया के बारे में जो प्रयास किया उसको सफल बनाने के प्रयास जारी हैं। मोदी जी ने जो देश के लिए नैनो यूरिया को अनुमति दी है उसका लाभ किसान ज़्यादा से ज़्यादा ले, ऐसा प्रचार प्रसार हम सब लोग करते रहे। हमारे पास डीएपी नहीं है तो हम एसएसपी का उपयोग कर ले और नैनो का छंटकाव कर ले तो डीएपी हो जाता है।
हमारे पास डीएपी यूरिया का उपयोग हमें नहीं करना है और एनपीके का उपयोग करना है, तो एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों आ जाएंगे। ऐसी किसानों के बीच में आप एफपीओ के द्वारा बातचीत करते रहते हो। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया में बड़े स्तर के बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके अनुसार अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना संभव हो जाएगा। किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों को मतदान करने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आयोग की नई तकनीक की मदद से कहीं से भी मतदान कर सकते हैं। रिमोट वोटिंग के लिए आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। इस मशीन के द्वारा एक मतदान केंद्र से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा सकता है। इस संबंध में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की अगले महीने की 16 तारीख को बैठक बुलाई है। बैठक में तकनीकी दल और विशेषज्ञ बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की जानकारी देंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक इस मतदान प्रणाली के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कैलेंडर में बदलते और बढ़ते भारत के विभिन्न विषयों को बाहर प्रभावशाली छवियों के माध्यम से दर्शाया गया है। यह कैलेंडर भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ ही भविष्य के आने वाले संकल्पों को सिद्ध करने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के पंचपर्ण का स्मरण कराएगा। कैलेंडर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 अन्य भाषाओं में उपलब्ध होगा। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए भी एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में दिखेगा। हमें हमारी उपलब्धियों को भी दर्शाएगा और भविष्य का भारत विकसित भारत बने, उसके लिए हमें पंचप्रण का याद भी बार बार करवाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आकाशवाणी समाचार और डीडी समाचार को 2 सबसे भरोसेमंद लोक प्रसारक के रूप में मान्यता दी गई है। प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने महत्वपूर्ण जगहों पर लगे 50 ट्रांसमीटरों को छोड़कर अन्य सभी एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर हटा दिए हैं। बेस 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। प्रसार भारती ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लगभग 1350 करोड़ रुपए का वाणिज्यिक परिचालन कर 13% की मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ समाप्त किया। दूरदर्शन ने अंग्रेजी और 9 क्षेत्रीय भाषाओं में मेगा सीरियल स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को भी देश भर को दिखाने का काम किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। प्रदेश भर में श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। तीन दिन चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 11 विधेयक हुए पारित। मुख्यमंत्री ने कहा मेडलिस्ट और प्रतिभावान खिलाड़ियों को ग्रुप सी की भर्तियों में 3% मिलेगा आरक्षण। लेह लद्दाख में बर्फबारी के कारण शहीद हुए जवान जोगेंद्र सिंह का आज रोहतक के पैतृक गांव सुनारिया कला में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हरियाणा में तापमान में हुई बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर से फिर से तापमान में गिरावट की संभावना जताई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।